नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। साथ ही बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के मामले में अब एमसीडी की एंट्री हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। संभल में एसआई की टीम ने प्राचीन मंदिरों और कुओं के सर्वे का काम पूरा कर लिया। इसके साथ ही जो नए मंदिर मिले हैं उनका भी सर्वे किया गया, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल मंदिर में पूजा अर्चना जारी है। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि 50 करोड़ लोगों के आने की तैयारी को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई है। अंतरिक्ष शांति वैश्विक सद्भाव के साथ दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है प्रथम विश्व ध्यान दिवस। यूएन मुख्यालय पर होगा लाइव वैश्विक ध्यान सत्र। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश भर में मंदिर और मस्जिद को लेकर चल रही सियासत के बीच इन दिनों संभल और भोजपुर के मंदिर का मामला खासा गरमाया हुआ है। अब इसी मामले पर शुक्रवार को अयोध्या की धरती से काशी, अयोध्या, मथुरा, संभल और सोमनाथ के मंदिरों का जिक्र करते हुए सीएम योगी का ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सीएम ने न सिर्फ आतताइयों के काम को गिनाया बल्कि उनका अंजाम भी जनता को बताया। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में, ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया। सीएम ने मंदिर तोड़ने वालों का अंजाम बताया तो बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी मुद्दा उठाया। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानदंडों को नष्ट करने का काम किया। संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। संभल में बुलडोजर एक्शन से लेकर बिजली चोरी तक के मामलों की जांच चल रही है, जिसको लेकर सियासत भी परवान चढ़ रही है। इन सब के बीच अयोध्या में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के मंच से आया सीएम योगी का ये बयान नई बहस को जन्म देने वाला है। अवैध प्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही मुहिम में अब और तेजी होते नजर आ रही है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के मामले में अब एमसीडी की एंट्री हो गई है। एमसीडी की ओर से राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। एमसीडी के शिक्षा विभाग की ओर से नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन भी कराया जाएगा। इसके साथ ही एमसीडी ने ये सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश जारी किया है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। शिक्षा विभाग के साथ ही एमसीडी का स्वास्थ्य विभाग दिल्ली में हाल ही में जारी हुए नए और पुराने जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर पर निगरानी रखेगा। एमसीडी अधिकारी हर शुक्रवार को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करेंगे।
आपने तमाम बड़ी खबरें देखी और अब संभल में एसआई की टीम ने शुक्रवार को प्राचीन मंदिरों और कुएं के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। सर्वे में क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने शुक्रवार को प्राचीन शिव मंदिर और कुएं का निरीक्षण किया। पूरे मामले को सुरक्षा कारणों से गुप्त रखा गया। एएसआई की टीम ने 5 तीर्थ और 19 कुओं का निरीक्षण किया है। भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत 19 कूपों का हुआ निरीक्षण। सर्वे के दौरान मीडिया को इससे दूर रखा गया। इसकी जानकारी दी हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार ने। आपको बता दें कि ये वही मंदिर है जो 46 साल बाद खुली है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में होने की वजह से। साथ में यहाँ पे पास में जो कुआं दिख रहा है, ये कुआं की आज एएसआई टीम सर्वे करने आनी थी और सुबह ही सर्वे करके चली गई। मीडिया से दूरी बनाई गई। ये 46 साल बाद ये मंदिर खुली है जिसमें लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो मूर्तियां भी यहाँ निकली हैं उस मूर्तियों का भी एएसआई वाले ले गए हैं। दरअसल एएसआई ने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था कि एएसआई निरीक्षण को मीडिया कवरेज से दूर रखा जाए। इससे पहले गुरुवार को राजस्व विभाग की टीम ने प्राचीन मंदिर परिसर का दौरा किया और मंदिर और कुएं की फोटोग्राफी की। ये मंदिर पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था। एएसआई सर्वे के बाद संभल के जिलाधिकारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एएसआई ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप है उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। इसके साथ ही जो नए मंदिर मिले हैं उनका भी सर्वे किया गया है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। फिलहाल मंदिर में पूजा अर्चना जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र का कल समापन हो गया। कल का दिन कैसा खास रहा है वो दिखाते आपको इस रिपोर्ट के जरिए। शुक्रवार को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है और संसद के इस शीतकालीन सत्र में ज्यादातर समय हंगामे में बर्बाद हुआ। पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुई। दोनों सदनों में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली। लोकसभा में काम हुआ करीब 54%, राज्यसभा में काम हुआ करीब 41%। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित बिल एक देश एक चुनाव रहा। इस सत्र में जनता के करोड़ों रुपयों की बर्बादी भी हुई है। सदन की कार्यवाही में हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एक दिन में सदन की कार्यवाही 6 घंटे चलती है, जबकि एक दिन में सदन का खर्च करीब 9 करोड़ रुपए आता है। वहीं इस सत्र में कार्यवाही चली 105 घंटे। इस हिसाब से सदन की कार्यवाही पर खर्च हुए रुपयों में जो इस्तेमाल हुआ वो सिर्फ 157.50 करोड़ रुपए ही है, जबकि इस दौरान सिर्फ 4 बिल पेश हुए। वहीं कितने पैसे बर्बाद हुए अभी इसका आंकड़ा सामने नहीं आया है। सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण सदन नहीं चल पाया और शुरू होते ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके पीछे की वजह विपक्ष के हंगामे को माना जा रहा है। काम काज हम लोग मेहनत करने से जो तय किया है उससे भी ज्यादा काम कर सकते हैं। 100% से हम लोग आगे जा सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में कमी आने का मुख्य कारण है जो विपक्ष दलों ने पार्लियामेंट का अंदर में जो हंगामा किया, नारेबाजी करके व्यवधान किया, उसके वजह से हमारे काम काज का प्रतिशत में बहुत कमी आई है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने तो प्रयास किया है सदन चलाने के लिए। बिल जितना लिस्ट किया गया है, समय तय किया गया है, उसके अनुसार काम करना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितने बिल्स लिस्ट किए गए हैं, सारा बिल्स का चर्चा का समय भी तय किया गया था। और सब पार्टी के प्रमुख पार्टी के लोग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठते हैं, तो उसमें समय तय किया गया है। तो समय अनुसार हम लोग सब तैयार, सारा मंत्री सुबह आकर के तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, लेकिन चर्चा नहीं हो पाए। विपक्ष ने इस सत्र में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन अब वो भी खारिज हो गया है। शुक्रवार को आखिरी दिन विपक्ष के हंगामे के कारण ही स्पीकर ओम बिरला को हिदायत तक देनी पड़ी।
विपक्षी गठबंधन और एनडीए के सांसद गुरुवार को भी एक दूसरे के खिलाफ अंबेडकर को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। देखिए रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन और एनडीए के सांसदों के बीच गुरुवार को भी एक दूसरे के खिलाफ अंबेडकर को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पहली तस्वीर विपक्षी गठबंधन के सांसदों की है। विपक्ष ने विरोध में विजय चौक से संसद तक मार्च निकाला, जबकि दूसरी तस्वीर एनडीए के सांसदों की है। इस प्रदर्शन में दोनों पक्षों की तरफ से खूब जुबानी तीर भी चले। पूरा देश देख रहे हैं, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। राहुल गांधी जी के जो अहंकार कल देखने को मिला और अपने साथी सांसदों के प्रति जो उनका रवैया था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। क्या संस्कार है, क्या सोच है, और सब नियमों का उल्लंघन करके जो तय रास्ता था वहां से जाने की बजाय जानबूझ के दल बल को साथ में लेकर जिस तरह से उन्होंने एक तरह से हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है, ये माफी लायक नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर अपडेट है। राहुल गांधी पर गुरुवार को बीजेपी ने धक्का मुक्की कांड के बाद एफआईआर दर्ज करवाई थी। राहुल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला जांच के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसके बाद फैसला होगा कि केस में आगे क्या होगा। इससे पहले संसद परिसर में कलर वाले मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर स्पेशल सेल को दी गई थी। दरअसल गुरुवार को राहुल समेत पूरी कांग्रेस नीले कपड़े पहनकर संसद पहुंची और फिर धक्का मुक्की की घटना हुई थी। तभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इतना ज्यादा ये घेरे हैं अंबेडकर जी को, जिस तरह इन्होंने, मैं कहूंगा, बहुत ही बेशर्मी के साथ उनकी अवमानना की है, जिस ढंग से उनका अपमान किया है। बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का रहा, वो उस पाप को कैसे धो पाएगा? उसने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अंबेडकर बनना चाहते हैं। मैंने बाबा साहेब को इतना छोटा कर देंगे, छोटा करते करते तो नेहरू को दे दिया, भारत रत्न इंदिरा जी को दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया, अब राहुल गांधी के बराबर छोटा करना चाहते हैं ये लोग। आइए इसकी तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी का अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर से। ये निंदित। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इस बार महाकुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और तकनीक के इस्तेमाल का नया मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से करोड़ों की संख्या में लोग यहां आएंगे। हमने 50 करोड़ लोगों के आने की तैयारी को ध्यान में रखकर व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में पर्यटकों का आगमन बड़ी संख्या में हो रहा है। यहाँ पर 1 बिलियन से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं। इसके लिए सरकार ने हर मोर्चे पर काम किया, चाहे वे कानून व्यवस्था हो या शहरी सुविधाएं। प्रदेश को सजाने और निखारने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 1 बिलियन के पार हो चुकी है। हमारे साथ पर्यटन मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं। किस तरीके से कायाकल्प किया है, एक बड़ा अचीवमेंट है प्रदेश के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश अपनी विविधताओं में एकता और पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, अनेक तरीके की अपार संभावनाओं को रखता है। लेकिन 17 से पहले उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर था, दंगाइयों का प्रदेश था, अनुकूल वातावरण नहीं था, कनेक्टिविटी की बहुत भारी कमी थी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो,
17 के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद और भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो ध्यान दिया गया, उसी का परिणाम है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई और यहाँ का चूंकि अच्छा वातावरण हुआ, तो इसी का परिणाम है कि चाहे निवेशक हों या पर्यटन की दृष्टि से आने वाले देश और दुनिया के लोग हों, उनकी यह पहली पसंद हिंदुस्तान बन गया है। आज उसी का परिणाम है कि जहाँ एक और 16-17 में 17 की साल के आंकड़े हैं, 16 करोड़ पर्यटकों का आवक एक साल में थी, वही इन केवल 7 सालों में 7.5 सालों में गुणात्मक रूप से कई गुना पहुंच करके उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर आकर्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसको और हम और बेहतर व्यवस्था दे करके आगे ले जाने का काम करेंगे। और इस साल तो चूंकि 2025 कुंभ का साल है, इस साल तो रिकॉर्ड पर्यटक आने ही आने हैं और मैं समझता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अनेक प्रकार के सर्किट डेवलप करके उनको डेवलप करने का काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश पर्यटकों की दृष्टि से सबसे बेहतरीन प्रदेश आज निकल के बाहर आया है और सबसे ज्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, उसके मद्देनजर करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे पर्यटक। क्या कुछ तैयारी है 19 के कुंभ और इस महाकुंभ में व्यापक बनाने के लिए? देखिए, वैसे तो ये आप खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर त्रिवेणी के संगम पे अद्भुत अलौकिक भव्यता और दिव्यता के साथ बनाने का काम हमारी भारत की और प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर कर रही हैं। इसके लिए वर्षों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्री प्लान था, उसी के अनुरूप तमाम हम लोगों ने कनेक्टिविटी देने का काम, रोड कनेक्टिविटी देने का, अन्य डेवलपमेंट के जो काम थे वो किए हैं। और इस बार का जो कुंभ है, स्वच्छता के मामले में, सुरक्षा के मामले में और आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग इसको एक अभूतपूर्व उत्सव के रूप में व्यवस्था देने का काम करेंगे। जो प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जो बता रहे थे कि महाकुंभ में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जो भी यहां पर आएगा यहां से अच्छी यादें लेकर जाए, ऐसे कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। गोरखपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार ने तारामंडल स्थित नक्षत्रशाला में बन रहे साइंस पार्क के कार्यों का निरीक्षण किया। गोरखपुर का नक्षत्रशाला काफी पुराना हो गया था। इसके आधुनिकीकरण के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए से नव निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए मंत्री अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर योगी सरकार साइंस पार्क और नक्षत्रशाला बनाने जा रही है। इसके माध्यम से छात्र और बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी मेरे पास है। मेरा टारगेट ये है कि हम मंडल स्तर पर, हर मंडल स्तर पर जो है साइंस पार्क और नक्षत्रशाला का निर्माण करें। उसके लिए हमने संबंधित जिलाधिकारियों को चिट्ठी भेजी है कि आप हमें जमीन दें, ताकि जो है वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाकर और उसका प्रपोजल हम तैयार करके वहाँ भी जो है बच्चों के लिए जो है साइंस पार्क और नक्षत्रशाला का निर्माण करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार के उपक्रम एल्मिको की पहल पर प्रदेश का 5वां प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र PMDK की चित्रकूट में हुई स्थापना, जिसका जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN ने मातृ एवं शिशु अस्पताल खो में केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, उप महाप्रबंधक विपणन एल्मिको शशि त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक वित्त मनोज त्रिपाठी एवं प्रभारी प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र चित्रकूट पंकज द्विवेदी भी मौजूद रहे। इस केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम यंत्र बनाने और वितरण का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने एल्मिको द्वारा आयोजित निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण कैंप में 30,05,000 रुपए की लागत के मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी वॉकिंग स्टिक, व्हीलचेयर, सिलिकॉन तकिया, कमर की बेल्ट, घुटने की बेल्ट और कान की मशीन किट का वितरण किया। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगों को कंबल का भी वितरण किया गया।
प्रधानमंत्री की व्यंश यहाँ पे चित्रकूट स्थापना किया है, इसलिए कैंप की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे इस केंद्र में आके उनको जो भी रजिस्ट्रेशन करना होता है वहाँ पे वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अलिम्को द्वारा 30 लाख रुपए के यहाँ पे इक्विपमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे दिव्यांग लोगों को बांटा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कम्बल वितरण हो रहा है और अन्य भी चेकअप जो है आयुष्मान कार्ड का जो 70 साल से अधिक उन लोग का भी हम लोगों ने कैंप लगा के मार्गदर्शन अनुसार ताकि कोई भी दिव्यांग और वरिष्ठ है उसको उसके नित्य जीवी सहायक उपकरण निःशुल्क उसके पास उपलब्ध करा सके, सरकार आपके द्वार पर पहुंच सके, उस उद्देश्य से इन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब ऐसे कृत्रिम अंग जो फिक्स नहीं होते हैं, हर आदमी के हिसाब से अलग अलग बनाए जाते हैं, उनका भी निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा निश्चित जगह अलॉट करके हमको अलॉट की जाएगी। मशीनरी का जो भी पार्ट होगा वो हम देखेंगे और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि द्वितीय चरण में एक बहुत बड़ा सेंटर जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ पे खोल सके। जो लाभार्थी, जो दिव्यांगजन, जो वरिष्ठ नागरिक कैंप का पहले वेट करते थे कि शिविर का आयोजन होगा तब उनको सहायक उपकरण मिलेंगे, अब उनको उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कि मदर चाइल्ड हॉस्पिटल में वो किसी भी वर्किंग डेज में आके अपना परीक्षण करा के अपने सहायक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ में इस बार कोई श्रद्धालु भूखा ना रहे, इसके लिए मेला प्रशासन एक कम्युनिटी किचन प्रारंभ करने जा रहा है। मेला प्रशासन के अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस पर स्वीकृति भी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ के लिए सरकार एक्टिव मोड में है। रहने और यात्रा करने पर सरकार की प्लानिंग तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मगर अब खाने पीने का प्लान भी सामने आ चुका है। इस बार के महाकुंभ मेले में कोई भी श्रद्धालु भूखा नहीं रहेगा। मेला प्रशासन ने एक खास प्रस्ताव को दी मंजूरी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए बनेगा महा किचन। मेला प्रशासन अरेल मेला क्षेत्र में सामुदायिक किचन शुरू करेगा। 5000 से अधिक श्रद्धालुओं को रोज मुफ्त भोजन मिलेगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस कम्युनिटी किचन की और भी कई खास बातें हैं, उन्हें भी समझिए। इस सामुदायिक किचन के लिए 2280 वर्ग मीटर जमीन 30 साल की लीज पर निःशुल्क दी जाएगी। सामुदायिक किचन पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा। भोजन के वितरण के लिए 2 अलग केंद्र बनाए जाएंगे। प्राधिकरण सामुदायिक किचन की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा। ये यहाँ पर जो वर्ष पर्यंत जो भी श्रद्धालु आते हैं और महाकुंभ के समय आते हैं, तो इसके लिए एक कम्युनिटी किचन का कंसेप्ट लाया गया था, जिसमें इस्कॉन और अक्षय पात्र दोनों लोग इंटरेस्टेड है। तो उसमें शासन ने जो है कम्युनिटी किचन के लिए मंजूरी दी है, जिसमें जो अरेल साइड में वहां पर बनाया जाएगा, जिससे भोजन बना करके यहाँ लाके 2 पॉइंटों पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि कोई भी आदमी जो यहाँ आए वो भूखा न सोए। इसके जरिए न केवल महाकुंभ बल्कि साल भर विशेष अवसरों पर भी श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन मिलेगा। यानी महाकुंभ के खास मौके पर शुरू होने जा रही इस किचन का लुत्फ और भी खास मौकों पर उठाया जा सकेगा। योगी सरकार की इस किचन का फायदा दूर दराज से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा। इससे हर श्रद्धालु का कुंभ का अनुभव और भी खास हो जाएगा। गाजियाबाद का रेलवे थाना खुशियों के आंसू का गवाह बना है। 8 दिन बाद दंपत्ति को उनकी 4 माह की बच्ची मिली है। बच्ची को रेलवे प्लेटफॉर्म से किडनैप किया गया था। गाजियाबाद जीआरपी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 4 माह की बच्ची को बरामद किया है। बच्ची को तलाशने के लिए पुलिस ने 700 सीसीटीवी फुटेज कैमरा का सहारा लिया। इसके अलावा नई दिल्ली से लेकर पंजाब तक की ट्रेन के रूट खंगाले गए। गाँव जा रहे थे ऐसे दिखवाने, थोड़ी तबीयत सी वगैरह हमारी खराब रहती थी, दिखवाने जा रहे थे। बच्ची जब चली गई, हाँ, बच्ची को हम ले जा रहे थे, वहीं खिला रहा था ये, और ये लेके चले गया। तो सर हमारे तो हमने ढूंढने की रिपोर्ट भी डाली थी, पुलिस वालों ने बहुत हमारी हेल्प करी और हमारे सर ने तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए रात दिन करे, पता नहीं है क्या करा, और हमारे लिए तो वो भगवान है। हम उनसे मिलना चाहते हैं एक बार। हाँ, पहला बच्चा है मेरा, बेटी का नाम किस्मत है, बहुत प्यार से रहता है। और कोई दिक्कत नहीं। दारू की, हाँ जी, शादी के 2 बच्चे हैं सर। दारू के नशे में ऐसा ख्याल आया था कि बेच देंगे। 10 दिसंबर की बात है। छतरपुर के रहने वाले दीपक कुमार अपनी पत्नी के साथ घर जाने के लिए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आए थे।
और यहीं पर टिकट लेकर के वापस आ रहे थे, तो बजरिया साइड से एक आदमी उनको मिल गया और उनके साथ दोस्ती कर लिया, उनके साथ बैठा, बाहर जाकर के उसने शराब पी, फिर आकर के यहाँ बैठ गया साथ में। जब बच्ची की माँ टॉयलेट को चली गई और बच्ची का बाप खाना खाने लगा, तो उसी बीच में वो बच्ची को लेकर के यहाँ से चला गया। इसके बाद में दंपति ने अपने बच्ची को काफी ढूंढा, तलाशा, लेकिन नहीं मिली। इस पर उन्होंने जीआरपी गाजियाबाद पे आकर के सूचना दी और मुकदमा पंजीकृत कराया। अलीगढ़ में 19 दिसंबर से 3 दिवसीय 18वां वार्षिक अधिवेशन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानव स्वास्थ्य के लिए बायोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रांसलेशन रिसर्च में उभरते रुझान के लिए आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के कोलंबिया जैसे कि यूएसए, तंजानिया, नेपाल व अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया। ये सम्मेलन बायोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रांसलेशन रिसर्च में उभरते रुझान एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अनुसंधान पर है। प्रोफेसर स्वामी मृत्युंजय ने कहा कि बायोफार्मास्यूटिकल्स और ट्रांसलेशन रिसर्च में उभरते रुझान एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अनुसंधान सम्मेलन को बदलते दौर की जरूरत है। हो रही है और इस सेमिनार के अंदर पूरे भारतवर्ष से साइंटिस्ट आ रहे हैं, रिसर्चर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फॉरेन से भी काफ़ी पार्टिसिपेशन है। हर दिन हमें उम्मीद है कि लगभग 500 से ज़्यादा रिसर्चर्स, डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स इसमें हिस्सा लेंगे। ये बेसिकली इसका जो थीम है वो बायोटेक्नोलॉजी और फार्मेसी से रिलेटेड जो रिसर्च हो रहा है, जो डिस्कवरीज हो रही हैं, उसके बारे में चर्चा करना, उसको शेयर करना, इंटरेक्शन करना और उस पर आगे का अवेयरनेस फैलाते हुए उसे ह्यूमन हेल्थ की दिशा में किस तरह से उसके फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में हो रही है। टैन यूनिवर्सिटी में ये बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और देश के विदेश के बहुत अच्छे वैज्ञानिक आकर के अपने विषयों पर जिन्होंने शोध किया है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और जब तक ज्ञान का विमर्श नहीं होता है, जब तक विज्ञान का विमर्श नहीं होता है, जब तक वो एक दूसरे के पास जाते नहीं हैं, तब तक वो उसका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमको अपने डोमेन से भी बाहर निकल करके दूसरे के डोमेन में देखना चाहिए, ताकि हम अपने भी डोमेन को सशक्त कर सकें। तो भारत देश में बहुत सारी जगह पर यूनिक लोकल समस्याएं हैं, ठीक है, और वो समस्याएं कहीं ना कहीं ग्लोबली कनेक्टेड हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक बैकग्राउंड और जिसको हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलरली कंसेप्ट है, जिसमें कि हम बाहर के जगह से बाहर के व्यक्तियों को, देश के बाहर के व्यक्तियों को हम बुलाते हैं डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे हम अपने सॉल्यूशंस भी बताते हैं और हम उनकी समस्याओं के सॉल्यूशंस भी सुनते हैं। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को और उनको भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने का मौका मिलता है। सर, यहाँ पे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो 19, 20 और 21 दिसंबर 2024 को चल रही है, उसमें आए हुए हैं। यहाँ पे सब बायो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से रिगार्डिंग हम लोगों को एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का जो कैंपस है, हमको ये भी बहुत प्यारा लगा। बहुत ही अच्छी अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ एंड हॉस्पिटैलिटीज़ है यहाँ की, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए हैं, जिसमें हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम फॉर द फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे जो हम रुके हुए हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ पे, वो वहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ, हॉस्पिटैलिटी, एकोमोडेशन बहुत प्यारा है। और अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सरकारी कामकाज ठप पड़ने से टालने के लिए विधायक को मंजूरी देकर सीनेट भेज दिया गया है। ये कदम सरकारी कामकाज बंद होने की समय सीमा में से कुछ घंटे पहले उठाया गया, जिससे संघीय सरकार के संचालन और आपदा सहायता के लिए धन की अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। बिल को 366-34 के भारी बहुमत से पारित कर सीनेट भेजा गया है, जहाँ इसके जल्द पारित होने की उम्मीद है। बिल में अगले साल की शुरुआत तक सरकारी कामकाज जारी रखने का प्रावधान है, लेकिन इसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की
ऋण सीमा बढ़ाने की मांगों को शामिल नहीं किया गया है। स्पीकर ने कहा है कि कांग्रेस अपने दायित्वों को पूरा करेगी और क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सरकारी कामकाज ठप नहीं पड़ेगा। हालांकि आप सभी की निगाहें सीनेट पर है, जहां इस बिल के पारित होने से सरकारी कामकाज के ठप होने का खतरा टल सकता है। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।